सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने विधानसभा आम चुनाव 2023 को लेकर के अपनी लिस्ट जारी कर दी है और मुझे सीपीएम की तरफ से तारानगर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और तमाम पार्टी के नेताओं का और हमारे कार्यकर्ताओं का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे विधानसभा चुनाव 2013-2018 के बाद 2023 में पार्टी का उम्मीदवार मुझे बनाया है। और तमाम साथियों को ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरीके से हमने जनता के जन संघर्षों को यहाँ तक लेके आने का काम किया है, उन ही उम्मीदों के ऊपर खरे उतरते हुए हम इन संघर्षों को और मजबूती के साथ आने वाले समय में लड़ेंगे। साथियों, वर्तमान में जो हमारी लड़ाई है, जो संघर्ष है, वो ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से 2003 में जब हम उम्मीदवार के रूप में आपके बीच में आए थे, तारानगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच में। उस समय जिन मुद्दों को लेकर के हमने जनता से वादा किया था, उन मुद्दों को लेकर हम आप लोगों के बीच में रहे, जन संघर्षों को तेज किया और जनता ने विधानसभा चुनाव में हमें जितना मत और समर्थन दिया उसको मान सम्मान के साथ स्वीकार करके हम और ज़्यादा हौसले के साथ आगे बढ़े। और 2013 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए स्वर्गीय जयनारायण जी पूनिया चुने गए। डॉक्टर वैद उस समय कांग्रेस के उम्मीदवार थे। 2018 में कांग्रेस से श्री नरेंद्र गुडानिया, बीजेपी से श्री राकेश जांगिड़ और निर्दलीय के रूप में डॉक्टर CS वैद उम्मीदवार थे और मैं भी मेरी पार्टी की तरफ से यहाँ उम्मीदवार था। उस समय भी हमने मजबूती के साथ जनता की आवाज़, चाहे वो फसल बीमा का सवाल हो, चाहे नहर में पानी का कटे हुए रकबे को जुड़ाने के लिए जो हमने लगातार 2 साल तक आंदोलन करके 8 महापंचायतें करके उस समय की सरकार के साथ अधिकारियों के साथ जो समझौता हुआ, उस समझौते के अनुसार आज जो नहर का निर्माण कार्य चल रहा है, कहने को कोई कुछ भी कहें लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है। जो हमने 28 अक्टूबर को, आज से 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वास्तविकता जनता के सामने रखी है और वो प्रमाणित है, वो दस्तावेजी आंकड़ा है। उसके ऊपर कोई साथी बहस करना चाहे या जानकारी लेना चाहे तो हमने तब भी सार्वजनिक किया था। हमारे जनता के संघर्षों से, किसानों के संघर्षों से और अखिल भारतीय किसान सभा के योगदान से ही जनता को ये पता चला कि हमारी नहर के साथ आखिर हुआ क्या है। साथियों, मैं वर्तमान जो परिस्थितियां हैं इनके ऊपर भी आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहूँगा। वर्तमान में बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में श्री राजेंद्र राठौड़ जो नेता प्रतिपक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में, और कांग्रेस से श्री नरेंद्र गुडानिया जो वर्तमान में एमएलए हैं, उनको उनकी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिया गया है। दोनों ही पार्टियों के नेता अपनी जीत को लेकर के दम भर रहे हैं और मीडिया के माध्यम से, आम चर्चा के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि ये हॉट सीट हो चुकी है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब चंद्रमल जी वैद यहाँ से चुनाव लड़ते थे, एक बहुत बड़ा चेहरा था, उस समय भी ये सीट हॉट सीट के रूप में थी और गुडानिया जी यहाँ से पहले चुनाव लड़ चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं। जनता ने इनके कार्यकाल को देखा है, इनके कार्यकर्ताओं ने देखा है, इनके कार्यकाल की नाराज़गी जो कार्यकर्ताओं में पनपी है उसको भी जनता ने बहुत करीब से देखा है। 2008 में राजेंद्र राठौड़ यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, एमएलए भी रह चुके हैं, इनके कार्यकाल को भी जनता ने बखूबी देखा है। इसलिए कुछ अलग यहाँ होगा, ये बहुत बड़े आदमी उसके बाद में बन गए होंगे, इस तरीके की कोई धरातल परिस्थिति है नहीं। आपने देखा होगा पिछले 5 साल के कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल और इनके विधायक के कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्ष के रूप में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए थी, उनकी भूमिका न के बराबर यहाँ पे रही है जनता के मुद्दों को लेकर। और वर्तमान सरकार के
सरकार के कार्यकाल को लेकर के उनकी जो भूमिका यहाँ पर तारानगर की जनता को लेकर के होनी चाहिए थी, वो भूमिका के रूप में नए के बराबर रहे हैं। इसलिए हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने उस विपक्ष की भूमिका को बखूबी साथियों के बीच में रहते हुए निभाई है। दूसरा साथियों, नरेंद्र बुढ़ानिया जी जो इस इलाके के लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, राज्यसभा में भी रहे हैं, हमारी जब नहर के ऊपर एक काला दिवस जिसे हमने मनाया है, उस दिन इन्होंने जनता को आकर के ये नहीं बताया कि हमारे साथ इस तरीके का हादसा हुआ है। और अब तो बहुत मज़ेदार बात हो गई। वो मज़ेदार बात ये हो गई कि 2008 में हमारे स्थानीय के नाम पर जो लोग जनता को ये कह के कि भाई डॉक्टर वैद, पहले चंद्रमल जी वैद थे, अब इनके बेटे CS वैद हैं, वो कांग्रेस की टिकट लेकर के 2003 में आ गए और वो जीत भी गए। उसके बाद में 2008 के विधानसभा के चुनाव में जनता से इन्होंने ये अपील की, जो स्थानीय की बात करने वाले लोग हैं, जो हमारे खास तौर पे चुने हुए स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने जनता से ये वादा किया कि हम इनको हराने के लिए, परिवारवाद यहाँ पे पनप गया है, इनको हराने के लिए राजेंद्र राठौड़ को चूरू से यहाँ लेके आ रहे हैं। वो लेके आए, डॉक्टर वैद हार भी गए। लोगों ने खूब मुकाबला किया CS वैद को जिताने के लिए और दूसरे पक्ष ने मुकाबला किया डॉक्टर वैद को हराने के लिए। आज क्या स्थिति है, इस राजनीति को हमें समझना पड़ेगा। आज स्थिति ये है कि उस समय जो डॉक्टर वैद को हराने के लिए राजेंद्र राठौड़ को लेके आए, वो सारे के सारे वापस पिछली बार वैद को हराने के लिए जो बुढ़ानिया जी के साथ थे, आज वो बुढ़ानिया जी को साथ छोड़ के राठौड़ के साथ आ गए। सारी कमी पूर्ति वहाँ हो गई कि डॉक्टर वैद भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये जो कपट, ये जो छल यहाँ की जनता के साथ हुआ है, इस स्थिति में हम तमाम साथियों की, जो संघर्षशील साथी हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता के साथ जिस तरीके से संघर्ष के मैदान में खड़े रहे हैं, उसी तरीके से जनता के साथ खड़े रहें और मजबूती के साथ इस विधानसभा के आम चुनाव को एक आंदोलन समझ करके आप लगें। चाहे फसल बीमा का आंदोलन हो, चाहे नहर का आंदोलन हो, हमने इस आंदोलन को जीत तक ले जाने तक के संघर्ष को जारी रखा है। तो इस विधानसभा चुनाव को भी आप आज से लेकर के मतदान के दिन तक आप इसे आंदोलन को समझ करके इसे ले जाने का काम आप करेंगे, ऐसी मैं आप सभी साथियों से उम्मीद करता हूं। दूसरा साथियों, मेरे कई मित्र साथी भी कहते हैं कि हमारे कार्यालय का उद्घाटन कब है। तो साथियों, आप सबको जानकारी है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी एक ऐसा राजनीतिक दल है तारानगर में, जिनका स्थायी ऑफिस है किसान मजदूर भवन साथियों सर्किल के पास। आप यहाँ पे आएँ और यही अपना चुनावी कार्यालय है। इसके लिए हमें अलग से उद्घाटन की नोटंकी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमानेंट ऑफिस है, ये जनता का ऑफिस है, जहाँ पे हम 365 दिन तक, 5 साल तक, जब से यहाँ पे हमने मेहनतकश वर्ग के संघर्ष का नेतृत्व करना शुरू किया, तब से लेकर के लोग यहाँ आते जाते रहे। तो यही हमारा कार्यालय है। अभी कार्यालय की उद्घाटन करने की ज़रूरत उन लोगों को है जिनका यहाँ ना तो घर है, ना खेत है, ना उनका कार्यालय। इसलिए उन्होंने जो कार्यालय के उद्घाटन किए हैं, आप उनसे पूछना क्या ये आपका स्थायी है? क्या चुनाव के बाद में भी आप मिलेंगे? चुनाव के बाद में वो लोग हमारे बीच में नहीं मिलेंगे। चुनाव के बाद में हम और आप यहीं मिलेंगे। हमारा ये दफ्तर जो है वो यहीं मिलेगा, हमारे कार्यकर्ता लोग हैं वो यहीं मिलेंगे। इसलिए कार्यालय उद्घाटन की हमें ज़्यादा औपचारिकता करने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, लगने की ज़रूरत है, जनमानस को समझने की ज़रूरत है। आज दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि नाक का सवाल है, नाक का सवाल है। नाक नूक का कोई सवाल है नहीं, हर बार चुनाव में कहा जाता है। अगर नाक का सवाल है तो दोनों दोस्त हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार सिर्फ इसलिए हार गया कि यहाँ कांग्रेस को जिताने के लिए चूरू में सौदेबाजी आपस में हो गई थी। चूरू में बीजेपी को जिताने के लिए यहाँ सौदेबाजी हो गई थी। तो दोनों दोस्तों को बराबर रखना है, उनके साथ भेदभाव नहीं करना है। उनकी दोस्ती को बरकरार रखने के लिए करारा जवाब यहाँ की जनता को देना चाहिए। जब हमारी नहर कटने का सवाल था, उस समय ये लोग हमारे साथ, हमारे बीच में, जनता के बीच में नहीं रहे।
और ये कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया नहर के लिए। आप ये बताओ कि सावा में जो आईजीएनपी का कार्यालय है वो किसके लिए, किस बात, सीएडी का कार्यालय, नहरी क्षेत्र विकास परियोजना जो थी उसका दफ्तर कहाँ है? सारा सावा की आईजीएनपी कॉलोनी है वो गैराबाद कैसे हो गई? और आपके भरोसे, बुढ़ानिया जी तो आप एमएलए भी नहीं थे, राठौड़ साहब आप यहाँ एमएलए थे, उस समय ये डिवीजन टूट करके, एक्शन ऑफिस टूट करके रावतसर शिफ्ट हो रहा था। यहाँ के लोगों ने, अखिल भारतीय किसान सभा के लोगों ने और खुद आईजीएनपी के कर्मचारी यूनियनों ने अपने स्तर पे प्रयास करके इस डिवीजन को बचाने का काम किया। अब आप कहोगे कि इसमें भी बुढ़ानिया जी का योगदान है, तो बुढ़ानिया जी को तो पता ही नहीं है। सीएडी का दफ्तर यहाँ से शिफ्ट होकर के रावतसर गया, रावतसर से भी गायब हो गया, जिसका काम था चकबंदी करना, खाड़े नाड़ों का विस्तार करना। आज हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल की नहरों से पानी खेतों में लगाया जाता है, आप नहरी क्षेत्र में जाके देखिए, कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। किसान मेन जो कैनाल है या माइनर है उनके ऊपर मौके दे दिए गए, वहाँ से 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर तक पाइपलाइनें डाल करके पानी लेके गया है। उसने डिग्गी का खर्चा अपने स्तर पे किया है, उसने पंपिंग स्टेशन जनरेटर का खर्चा अपने स्तर पे किया है, पाइपों का खर्चा है वो अपने स्तर पे किया है। तो ये जो दुर्गति किसान की हो रही है पानी लगाने के लिए, इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें हैं, जिनके लिए आपको माफ़ी मांग करके जनता से ये कहना चाहिए कि हमने पहले ये काम, जो ज़रूरी काम थे हम नहीं कर पाए, आज हम इनको करने का आपके पास मैनिफेस्टो क्या है वो जारी करना चाहिए। फसल बीमा का उदाहरण, हम अखिल भारतीय किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के लोग, लाल झंडे के लोग ये कह सकते हैं कि आपकी सरकारों ने सिर्फ वादे तक सीमित रही, लेकिन हमने जनता के खातों में पैसा पहुंचाने का काम करके दिखाया। 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने से पहले 100 से ज़्यादा मीटिंगें करके देश की किसान जनता से ये वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद आप तो हमारी सरकार बनाओ। हमारी सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में पहले मंत्रिमंडल के पहला ही जो फैसला है वो आपका कर्ज माफ करने का कर दिया जाएगा। क्या हुआ उस वादे का? उसके बाद में ना तो आपके प्रधानमंत्री उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, ना आपके नेतागण बात कर रहे हैं। 2018 के विधानसभा के चुनाव में सीकर की धरती से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने प्रदेश के किसानों से ये वादा किया था कि आप हमारी सरकार बनाओ, सरकार बनते ही हम आपके कर्जे का फैसला कर देंगे, कर्जा माफ़ी कर देंगे। उस कर्जा माफ़ी का क्या हुआ? कोऑपरेटिव में किया तो मजबूत किसान आंदोलन था, वसुंधरा जी की सरकार के खिलाफ लोग लड़े, पूरे शेखावाटी अंचल में, राजस्थान में एक भूमिका बनी कि किसानों का कर्ज माफ लड़ने से हो सकता है। तो वो जो किसानों के कर्जे को लेकर के जो चार्म बना हुआ था, उसकी बदौलत आपकी सरकार को कोऑपरेटिव में माफ़ करना पड़ा है। लेकिन कॉमर्शियल बैंकों में आज भी कुर्कियाँ निकल रही है। किसान सभा के संघर्षों की बदौलत मौके पे एक बार रुकी हुई है। भविष्य में उन कुर्कियों, नीलामियों के बारे में आपकी सरकारों, आपकी दोनों पार्टियों का मैनिफेस्टो क्या है, उसके बारे में आप क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश के अंदर एक किसान को इंगित करके बड़े बड़े पोस्टर और फोटोज लगाए गए कि इस किसान की ज़मीन नीलामी हो गई। उस किसान ने सफाई दी कि मेरी कोई ज़मीन नीलामी नहीं हुई है, मुझे कोई बैठा करके चाय पिलाने तक को तैयार नहीं है। लोग ये कहने लगे कि तेरी ज़मीन नीलामी हो गई। उस किसान को आपने फोटो में तो फ्रेम कर दिया, लेकिन उस नीलामी को रुकवाने के लिए आपके सरकार के यहाँ क्या कार्यक्रम है वो आप जनता के बीच में रखो। जनता को सिर्फ गुमराह करके कि वर्तमान सरकार में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। आपने 5 साल तक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भर्तियां हुई उनमें विसंगतियों के खिलाफ, नहरों में पानी को लेकर के, ट्यूबवेल पर 6 घंटे बिजली को लेकर के विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्यक्रम दिए, ये आपको बताना पड़ेगा। आप तो सिर्फ बारी के इंतजार में बैठे रहे कि 5 साल इनकी सरकार की बारी है और 5 साल बाद में हमारी सरकार आएगी, हम फिर सत्ता में आएंगे। आप सत्ता में आके क्या करोगे फिर? क्या हमें फसल बीमा के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा? क्या हमें नहर में पानी के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा? ट्यूबवेल पर बिजली के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा? बैंकों में किसान के जो ब्याज के सवाल पर
जो लूट हुई पिछले दिनों, उसके खिलाफ क्या हमें लड़ना नहीं पड़ेगा? बेरोजगारों के रोजगार को लेकर के क्या हमें लड़ना नहीं पड़ेगा? आपकी सरकार ने, मोदी जी ने कहा था कि हम 15 लाख नौकरियां हर वर्ष देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, उसका तो मैं जिक्र ही नहीं करूंगा। उसका क्या हुआ? कांग्रेस ने कहा कि हम 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। भत्ता किन किन को मिला? जो मजदूर वर्ग की कन्याओं के विवाह के ऊपर शुभ शक्ति के नाम से जो सहायता मिलती थी, वो बंद किन कारणों से हो गई? छात्रवृत्ति बंद किन कारणों से हो गई? डेथ होने पे जो कंपनसेशन मुआवजा मिलता था 5 लाख रुपए, वो बंद किन कारणों से हो गया? ये सारे काम प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी घोषणाओं के बाद इन कामों पे काम नहीं किया और आप बारी के इंतजार में बैठे रहे। ये जो चीज़ है, ये हमने ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने फसल बीमा के माध्यम से हमारे विधानसभा क्षेत्र के किसानों का 4 बार से लेकर के 7 बार जो बीमा क्लेम उनके खातों में जमा करवाने का काम किया है। हमने 2 से 3 बार 2018 से लेकर अब तक कर्ज माफ करने का काम किसानों का किया है और आने वाले समय में भी जो संघर्ष हमने पीछे किए हैं उनको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे और नई तकनीकी खेती में, रोजगार में जो सरकार की कागजों में पड़ी बंद रहती है, उनको लोगों के बीच में लेके आएंगे और लोगों का जीवन उन्नत और खुशहाल बनाने का काम करेंगे। मेरे कांग्रेस के मित्र ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नहर का रकबा घटा दिया, लेकिन आपने कब जनता को आके कहा कि नहर का रकबा घट गया? नहर का रकबा 2,40,000 से 1,02,622 हेक्टर हो गया। आप खड़े हो, हमें संघर्ष करने की जरूरत है। वसुंधरा राजे का कार्यकाल आराम से पूरा हो गया 2003 से लेके 8 तक का, उसके बाद में 13 से लेके 18 तक का पूरा करके आपने कब मांग की कि उस नहर के रकबों को वापस जुड़ाया जाए? आपकी सरकार 2008 से लेके 13 तक गहलोत साहब का पूर्ववर्ती जो कार्यकाल है वो आराम से पूरा हो गया। आपकी सरकार और आपके सरकार के नेताओं ने, बुढ़ानिया जी ने, बैद जी ने कब कहा कि हम इस रकबे को जुड़वाएंगे? बीजेपी ने काट दिया। अब वर्तमान में आपका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, अब आप ये कह रहे हो कि बीजेपी ने शिकायत कर दी कि नहरों के काम है वो आचार संहिता के उल्लंघन के रूप में हो रहे हैं। तो ये इतिहास तो उस समय कांग्रेस ने भी दोहराया था, डॉक्टर बैद ने भी, उस समय तो कांग्रेस ही थे। 2008 में इस तरीके का प्रोपगेंडा हुआ था, सड़कों के काम भी रुके थे, नहरों के तथाकथित काम जो झंडियां आपने रोपी थी वो काम भी रुके थे। अब मान भी लेते हैं कि उस समय आपके बीजेपी ने कोई नहर का काम करवा दिया, शुरू करवा दिया होगा, डॉक्टर बैद ने रुकवा दिया होगा, तो उसके बाद में तो आपको फिर मौका मिला 2013 से लेकर 18 तक, आप उस समय करवा देते। आज जब चुनाव आ गया तब आपको नहर कैसे याद आ रही है? क्यों बीजेपी को याद आ रही है, क्यों कांग्रेस को याद आ रही है? हमारी अभी 3-4 दिन पहले मीडिया टीम के कुछ लोग आए हुए थे, उस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के लोग भी थे और मुझे भी जाने का मौका मिला। वहां कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग ये कह रहे थे रकबा जुड़ा नहीं है, कागज कहाँ है दिखाओ। इस बात की खुशी भी मना रहे हो आपकी कांग्रेस पार्टी सिर्फ घोषणा कर रही है, रकबा नहीं जुड़ा रही है। आप किस तरफ हो आखिर? तो मेरे तमाम तारानगर विधानसभा क्षेत्र और राजगढ़ और सरदार शहर जो इस नहर से प्रभावित मतदाता हैं, उनसे अपील है कि वक्त की नजाकत और हकीकत को समझिए और आगे बढ़िए। हम नहर के लिए लड़े, आज काम चल रहा है। हम फसल बीमा के लिए लड़े, एक भी कांग्रेस और बीजेपी के नेता ने कभी आकर के किसान जनता को ये बताने का काम नहीं किया कि फसल का बीमा भी होता है, इस तरीके से क्लेम किसान को मिल सकता है। लेकिन ये काम हमने किया। जब किसान के ब्याज लग रहा था, जो 7% ब्याज लगना चाहिए था, वो 14% तक लग रहा था। इन दोनों पार्टियों के लोगों ने बिल्कुल भी कभी आकर के जनता से ये नहीं कहा कि ब्याज में बड़ा घोटाला हो रहा है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि गांव में पेयजल की बहुत मारामारी है, पेयजल व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से सुचारू रूप से नहीं है। मैं ये कह रहा हूं नहीं है, मुझे भी पता है, हमें भी पता है, हम तो लड़ रहे थे, संघर्ष के मैदान में थे। नहीं है, उसको करवाने के लिए आपने क्या किया? दोनों ही सिर्फ चुनाव में, चाहे महंगाई का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, चाहे पेयजल का हो, नहरी पानी का हो, बेरोजगारी का हो, रोजगार का हो, इसको लेकर के दोनों के पास ही कोई प्लान नहीं है। कर्मचारियों का बहुत बड़ा एक मुद्दा है ओपीएस, एनपीएस और ओपीएस। जब एनपीएस आई थी तब मेरे कर्मचारी मित्रों ने, आज उनको याद है या नहीं है, सशर्त ये स्वीकार किया था कि ये बहुत बेहतर चीज है। और हमारे जन संगठन
लेफ्ट मोर्चे के इसका विरोध कर रहे थे, तब कुछ कर्मचारी ये कह के सहमति प्रकट कर रहे थे कि ओपीएस बहुत बेहतर चीज़ है, रिटायरमेंट के बाद में पेंशन आदि मिलती है, ये शेयर मार्केट में लगाएंगे, शेयर मार्केट में उछाल आएगा तो जिस तरीके से सर्विस में रहने के दौरान तनख्वाह मिलती है उतनी रिटायरमेंट के बाद भी मिलती रहेगी। इसके परिणाम तब आए जब 2004 में लगा हुआ कर्मचारी जब 2018 के बाद 17 के बाद रिटायर हुआ और ये पाया कि वहां तो कुछ नहीं मिला। जब पूछा गया कि क्या हुआ, बोले शेयर वो सारा पैसा जो है वो शेयर मार्केट में लगाया हुआ था और जो जिन कंपनियों ने ये शेयर खरीदे थे वो घाटे में चल रही है। तब जाकर के कर्मचारियों का बहुत बड़ा इशू इस मुद्दे के ऊपर बना और कामेड़ बलवान पूनिया ने राजस्थान की विधानसभा में पहली बार मजबूती के साथ एनपीएस के स्थान पे ओपीएस का सवाल रखा। कांग्रेस के एक भी नेताओं के विधानसभा के वीडियो आप दिखा दो कि उन्होंने एनपीएस की बजाय ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में कोई पैरवी की हो। हमारे नेता प्रतिपक्ष राठौड़ साहब के बयान तो आप पढ़ोगे तो कर्मचारियों को हंसी आने लग जाएगी। वो कह रहे हैं कि गहलोत साहब सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, ओपीएस लागू हो ही नहीं सकती। आपको बताना पड़ेगा क्यों नहीं हो सकती ओपीएस लागू, क्यों नहीं हो सकती ओपीएस लागू। आप तो ये कह रहे थे ये सरकार घोषणा करके चली जाएगी, आने वाली सरकार कहां से लागू करेगी। इतनी चिंता हो गई जैसे आपकी सरकार आ रही है। आपके पास ओपीएस और एनपीएस को लेकर प्लान क्या है बताना पड़ेगा जनता को। हमारे पास प्लान है, हम जनता को बताएंगे। प्लान यही है, सरकार चाहे किसकी भी बने ओपीएस को लागू करवाएंगे, संघर्षों के बल पे करवाएंगे। हमारे परिवारों के बच्चे कर्मचारी लगे हुए 15-15 साल से डार्क जोन के क्षेत्र में बैठे हैं। पूरी राजनीति, चाहे वर्तमान सरकार के प्रतिनिधि हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हो, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों ही नेताओं की जो राजनीति है वो कर्मचारियों के तबादलों के ऊपर आधारित है। आप ये बताओ कि जो कर्मचारी 3rd ग्रेड का खास तौर पर शिक्षक है उसके बारे में तबादला नीति बनाने में कहाँ दिक्कत है। पुलिस के कर्मचारियों के लिए तबादला नीति है, मंत्रालय कर्मचारियों के लिए तबादला नीति है, दूसरे डॉक्टर्स, नर्सिंग सबके लिए तबादला नीति है। तो शिक्षकों के लिए तबादला नीति आपकी सरकार क्यों नहीं बना रही है? क्यों? वो इसलिए नहीं बना रही है कि आपकी जो राजनीति है वो इन कर्मचारियों के तबादलों के ऊपर आधारित है। इसलिए साथियों, मैं तो एक ही निवेदन करूंगा, आपके बीच में रह करके हमने पिछले 5 साल, उससे पहले जिंदगी के 20 साल, हमने मेरी जवानी के 20 साल इन जन संघर्षों के लिए, इस जनता के संघर्षों के लिए आपको दिए हैं। आज फिर तीसरी बार आपके बीच में उम्मीदवार हूं। आप चर्चा करें चौपाल में तीनों उम्मीदवारों के बारे में। चर्चा करने के बाद जिस तरीके से आप मजबूती के साथ संघर्षों में, सरकारों के घुटने टिकाने वाले संघर्षों में आप हमारे साथ खड़े रहें, उसी तरीके से आप खड़े हो जाएं। खेतीबाड़ी का काम अगले 2, 4, 5 दिनों में निपटा करके, यह आंदोलन है, जब हम बरसात होती है तब भी खेत काश्त करते हैं और संघर्ष के मैदान में रहते हैं। हम लावणी के समय भी अगर संघर्ष जरूरी है तो हम खेत में काम भी करते हैं और संघर्ष के मैदान में भी रहते हैं। उसी तरीके से आप इस चुनाव को भी एक संघर्ष को समझते हुए आप मैदान में इस लाल झंडे के साथ, इस लाल झंडे के सिपाहियों के साथ आप आओगे, ये मैं निवेदन करता हूं। और निश्चित रूप से इस बार तारानगर की जनता की तरफ पूरे राजस्थान का किसान फसल बीमा को लेकर, फसल बीमा के आंदोलन को लेकर के बड़ी उम्मीद के साथ देख रहा है। उस उम्मीद के ऊपर आप खड़े उतरोगे और जो संघर्ष हमने चूरू की सड़कों पे किया है उस संघर्ष को राजस्थान की विधानसभा में भेजोगे। मैं तमाम साथियों से एक अपील और करना चाहूंगा। गांव में लोग बहुत हैं जो हमें वोट देने के लिए, जिनका मन बना हुआ है, जो वोट देने के लिए तैयार है। उस भावना को, उस तैयारी को धरातल पर लागू करने के लिए हम और आप तमाम साथियों को लगना पड़ेगा, बूथ स्तर पर लगना पड़ेगा। बूथ स्तर पर हमारी जो कमेटियां हैं वो वोट डलवाने का काम करेंगी, तब जाकर के हम इस चुनाव को एक नतीजे तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। साथियों, किसी तरीके का भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस बात को लेकर डिबेट हो रही है, बोले वो जीत जाएगा, वो हार जाएगा।
निश्चित रूप से मैं अगर नहीं जीतूंगा, इनमें से एक हारेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं अगर जीतूंगा तो ये दोनों हारेंगे और इस जीत की खुशी दोनों पक्षों को होगी। जितनी इस पक्ष को निराशा होगी उतनी निराशा उनको होगी, जितनी खुशी इनको होगी उतनी खुशी उनको भी होगी। इसलिए इस बात की परवाह किए बगैर कि हम हार जाएंगे, हम पिछले 2 चुनाव हारे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हम उसी तरीके से जनता के बीच में रह करके, जनता के सहयोग से, जनता की लड़ाइयों को लड़ते रहे हैं। लेकिन इन लड़ाइयों को इस तरीके से लड़ने की बजाय हमें बहुत वैज्ञानिक तरीके से इन संघर्षों को लड़ना है और जीत तक पहुंचाना है। इसके लिए जरूरी है कि हम उन आंदोलनों की तरह ये राजस्थान की विधानसभा में पहुंचने का जो आंदोलन है, इसको भी हमें जीतें। अपने अपने गाँव में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गली में इसकी तैयारी को आप बेहतर करें। गुमराह करने के लिए लोग बहुत तरीके से आएंगे, उन बातों का मुकाबला सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मीडिया चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हमें कहीं मुकाबले में नहीं दिखाएगा। पिछले दिनों के सर्वे देखे होंगे, मैंने पूछा इन यूट्यूबर्स को, वो यार आप इतने इतने गाँव में गए हो, कहीं जाके कह रहे हो राठौड़ को कौन हरा सकता है, बोले बुढ़ानिया हराएगा। कहीं कह रहे हो कि बुढ़ानिया को कौन हरा सकता है, राठौड़ हराएगा। वोट किसको दोगे? क्या निर्मल कुमार का नाम किसी ने भी नहीं लिया? अगर लिया तो इन्होंने दिखाया क्यों नहीं? इसलिए इनकी नीतियां जो है वो पूंजीवादी नीतियां हैं, सारे कॉरपोरेट घरानों के दोस्त हैं। इनकी दोस्ती को उसी तरीके से मुकाबला करके हम हराएंगे इस चुनाव में। जिस तरीके से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश के सारे किसान संगठन लामबंद होकर के लड़े थे और जीते थे, हम इन नीतियों को उसी तरीके से हराएंगे जिस तरीके से फसल बीमा का आंदोलन हमने चूरू की कलेक्ट्री के सामने चूरू जिले की सड़कों के ऊपर लड़कर के इनको हराया है, उसी तरीके से इस चुनाव में भी निश्चित रूप से इनको हराएंगे। यही बात कहते हुए आप तमाम साथियों से जो सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे तारानगर विधानसभा क्षेत्र के लोग और दूसरे मेरे हमदर्द दोस्त जो ये चाहते हैं कि ये संघर्ष राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे, वो तमाम साथी आज से ही लग जाएं। आज मेरी पार्टी ने मुझे विधिवत रूप से उम्मीदवार के रूप में तारानगर विधानसभा क्षेत्र से घोषित कर दिया है। आप सारे साथी लगें, तन मन धन से सहयोग करें। हम निश्चित रूप से इस संघर्ष को और मजबूती के साथ लड़ करके राजस्थान की विधानसभा में पहुंचेंगे। सारी जो प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं वो अपनी ताकत लगा भी देगी, तब भी हम जीतेंगे। यही बात कहते हुए आप तमाम साथियों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।